Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss physical geography from the Udan magazine of PW Only IAS. So let's begin. आज की चर्चा का मिशन है पृथ्वी की सतह को यानी अर्थ के सरफेस को शेप करने वाली फोर्सेस को समझना। हम एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस से शुरू करेंगे और फिर वेदरिंग, मास मूवमेंट्स, इरोजन और डेपोजिशन जैसे प्रोसेसेस को डिटेल में जानेंगे। Exactly. और हम देखेंगे कि रनिंग वाटर यानी नदियां कैसे पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अलग-अलग लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, जैसे वी शेप्ड वैलीज, कैनियंस, फ्लड प्लेन्स और डेल्टास। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आखिर हैं क्या? देखें, ये वो एंडोजेनिक यानी इंटरनल और एक्सोजेनिक यानी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो अर्थ के मटेरियल्स पर फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शंस के जरिए अर्थ की सतह के कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव लाती हैं। अच्छा, इसका मतलब इसमें वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन और डिपोजिशन जैसे सारे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस शामिल हैं। बिल्कुल। और इन प्रोसेसेस को अंजाम देने वाले जो एजेंट्स हैं वो है रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स और करंट्स। चलिए अब एंडोजेनिक फोर्सेस से शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये अर्थ के अंदर से निकलने वाली एनर्जी से पैदा होती हैं। सही। इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहला है डायस्ट्रोफिज्म। ये एक आप कह सकते हैं बहुत ही स्लो मूवमेंट है। डायस्ट्रोफिज्म के अंदर क्या क्या आता है? इसमें आते हैं वॉर्पिंग मतलब क्रस्ट का झुकना, फोल्डिंग यानी रॉक लेयर्स का मुड़ना और फोल्टिंग मतलब रॉक लेयर्स का टूटना। और हाँ, क्रस्ट का अपलिफ्टिंग या सबसाइडिंग होना भी इसमें शामिल है। इसके भी दो सब प्रोसेसेस हैं। ओके, तो पहला है ओरोजेनिक प्रोसेस, माउंटेन बिल्डिंग। हाँ, इसमें सिवियर फोल्डिंग के जरिए पहाड़ों का निर्माण होता है। ये फोर्सेस हॉरिजॉन्टल या टैंजेंशियल रूप से काम करती हैं। जब ये फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में काम करती हैं तो उन्हें टेंशनल या डाइवर्जेंट फोर्स कहते हैं। इससे क्रैक्स और फॉल्स बनते हैं। और जब फोर्सेस एक दूसरे की तरफ काम करती हैं? तब उन्हें कंप्रेशनल या कन्वर्जेंट फोर्सेस कहते हैं। समझ गया। तो डायस्ट्रोफिज्म का दूसरा प्रोसेस कौन सा है? वो है एपिरोजेनिक प्रोसेस या कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। इसमें वर्टिकल मूवमेंट्स के जरिए अर्थ के क्रस्ट के बड़े हिस्से का अपलिफ्टमेंट यानी एमर्जेंस या सबसिडेंस यानी सबमर्जेंस होता है। और एंडोजेनिक फोर्सेस में सडन मूवमेंट्स भी तो होते हैं, अचानक वाले। हाँ बिल्कुल, सडन एंडोजेनिक प्रोसेसेस जैसे अर्थक्वेक्स और वोल्केनिज्म, ये अर्थ के क्रस्ट में रैपिड एनर्जी रिलीज से होते हैं। चलिए अब आते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस पर, जो अर्थ की सतह पर काम करती हैं। राइट, ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो सोलर एनर्जी और टेक्टोनिक ग्रेडियंट से प्रभावित होती हैं। ये ज्यादातर डेनुटेशनल या डिस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे वेदरिंग, इरोजन और मास वेस्टिंग। हालांकि फ्लैश फ्लड्स और साइक्लोन्स जैसे रैपिड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस भी होते हैं। तो इनका मेन काम हुआ रिलीफ को वेयर डाउन करना, जिसे डिग्रेडेशन कहते हैं, और बेसिन्स को फिल अप करना यानी एग्रीगेशन। सही कहा, इरोजन के माध्यम से रिलीफ वेरिएशंस के वेयर डाउन होने को ग्रेडेशन कहते हैं। और वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, इन सब प्रोसेसेस को मिलाकर डेनुडेशन कहा जाता है। इन फोर्सेस की इंटेंसिटी को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? यह डिपेंड करता है रॉक टाइप पर, उसके स्ट्रक्चर पर और क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, इंसुलेशन और विंड पैटर्न्स पर। यहाँ यूपीएससी 2013 का एक रेफरेंस भी है, जिसमें अर्थ की सतह पर डायनामिक चेंजेस लाने वाले फैक्टर्स पूछे गए थे। ऑप्शंस थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डेनुडेशन के पहले प्रोसेस वेदरिंग को समझते हैं। ये एक इन सिटू या ऑन साइट प्रोसेस है। इसका क्या मतलब हुआ? वेदरिंग का मतलब है रॉक्स का मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन, लेकिन अपनी ही जगह पर इसमें मूवमेंट नहीं होता। इसे प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं जियोलॉजी, क्लाइमेट, टोपोग्राफी और वेजिटेटिव फैक्टर्स। वेदरिंग के टाइप्स क्या हैं? पहला है केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। इसमें सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शामिल है। सोल्यूशन से शुरू करते हैं। सोल्यूशन का मतलब है पानी या एसिड में घुलना, जैसे लाइमस्टोन का कार्बोनिक एसिड वाले पानी में घुल जाना। फिर आता है कार्बोनेशन। ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होने वाली सोल्यूशन वेदरिंग है, और यहाँ यूपीएससी 2024 का रेफरेंस भी है। बारिश का पानी कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कार्बोनेट मिनरल्स को घोल देता है। ओके, और हाइड्रेशन? हाइड्रेशन में मिनरल्स पानी सोखकर फैलते हैं, जिससे उनका वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे कैल्शियम सल्फेट पानी लेकर जिप्सम बन जाता है। और आखिर में है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन के जुड़ने से रॉक ब्रेकडाउन होता है, और जब ऑक्सीडाइज मिनरल्स को बिना ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो रिडक्शन होता है। ठीक है। अब दूसरा टाइप है फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। ये अप्लाइड फोर्सेस पर निर्भर करता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एक्सपेंशन फोर्सेस और वाटर प्रेशर्स। एक है अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। इससे एक्सफोलिएशन स्लैब्स बनती हैं और बड़े गोल डोम्स बनते हैं, जिन्हें एक्सफोलिएशन डोम्स कहते हैं। और टेम्परेचर का भी रोल होगा इसमें? बिल्कुल, टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशन ये ड्राई क्लाइमेट्स में बहुत इफेक्टिव है। फिर है फ्रीजिंग, थॉइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग। ये हाई एलिवेशंस पर काफी इफेक्टिव है। इसमें पानी क्रैक में फ्रीज होकर फैलता है और रॉक को तोड़ देता है।
सॉल्ट वेदरिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें रॉक्स में मौजूद सॉल्ट्स थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन से फैलते हैं। और एक्सफोलिएशन? एक्सफोलिएशन में टेम्परेचर चेंजेस से रॉक की ऊपरी परतें प्याज के छिलकों की तरह उतरती हैं। अनलोडिंग से बने बड़े गोल डोम्स को एक्सफोलिएशन डोम्स कहते हैं और टेम्परेचर चेंजेस से बने छोटे बड़े गोल बोर्डर्स को एक्सफोलिएशन टोर कहते हैं। और तीसरा टाइप है बायोलॉजिकल वेदरिंग। हाँ, इसमें ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, केंचुए, दीमक जैसे जीवों की बरोइंग एक्टिविटी। फिर ऑर्गेनिक मैटर डिके, जिसमें सड़ते हुए पौधों और जानवरों से निकलने वाले एसिड्स काम करते हैं। और रूट प्रेशर, मतलब पेड़ों की जड़ें मैकेनिकली रॉक्स को तोड़ती हैं। वेदरिंग के बाद आते हैं इरोजन और डेपोजिशन पर। इरोजन में जियोमॉर्फिक एजेंट्स रॉक डेब्री को उठाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेदरिंग इरोजन में मदद जरूर करती है, लेकिन ये उसके लिए प्री कंडीशन नहीं है। और डेपोजिशन? डेपोजिशन इरोजन का ही कॉन्सिक्वेंस है। इसमें पहले मोटे मटेरियल्स डिपॉजिट होते हैं, फिर बारीक। एजेंट्स वही हैं, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स और ग्राउंड वाटर। अब बात करते हैं मास मूवमेंट्स के। इसमें रॉक डिब्री ग्रेविटी के प्रभाव में स्लोप से नीचे आता है। इसके लिए वीक मटेरियल्स, स्टीप स्लोप्स, बारिश और वेजिटेशन की कमी जैसे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। ये स्लो या रैपिड हो सकते हैं। पहले स्लो मूवमेंट्स को देखते हैं। ये मॉडरेटली स्टीप, सॉइल कवर्ड स्लोप्स पर होते हैं। एक है क्रीप, मटेरियल का बेहद स्लो मूवमेंट, और दूसरा सॉलिफ्लक्शन, जिसमें सैचुरेटेड सॉइल का स्लो डाउन स्लोप फ्लो होता है, खासकर पेरीग्लेशियल एरियाज में। और रैपिड मूवमेंट्स? ये ह्यूमिड रीजन्स में ज्यादा होते हैं, जैसे अर्थ फ्लो, जिसमें वाटर सैचुरेटेड क्लेई मटेरियल मूव करता है। फिर आते हैं मड फ्लोज, जो भारी बारिश के बाद वेदर्ड मटेरियल्स का मड की स्ट्रीम की तरह बहना है। और डेब्रीज एवलांचेस, जो स्टीप स्लोप्स पर बहुत तेजी से होने वाला मूवमेंट है, स्नो एवलांचेस जैसा ही। लैंडस्लाइड भी एक रैपिड मूवमेंट है। इसके टाइप्स क्या हैं? लैंडस्लाइड में ड्राई मटेरियल्स का रैपिड मूवमेंट होता है। इसके टाइप्स है स्लम्प, जिसमें रॉक डिब्री बैकवर्ड रोटेशन के साथ फिसलता है। डिब्री स्लाइड, जिसमें बिना बैकवर्ड रोटेशन के अर्थ डिब्री फिसलता है। फिर रॉक स्लाइड, इंडिविजुअल रॉक मासेस का फिसलना। और रॉक फॉल, मतलब स्टीप स्लोप से रॉक ब्लॉक्स का फ्री फॉल। भारत में हिमालयाज और नीलगिरीज इतने लैंडस्लाइड प्रोन क्यों हैं? हिमालयाज सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं और वहाँ स्लोप्स बहुत स्टीप है। वहीं नीलगिरीज हार्ड रॉक्स के बने होने के बावजूद हैवी रेनफॉल और मैकेनिकल वेदरिंग के कारण लैंडस्लाइड प्रोन है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, व्हाई द वेस्टर्न घाट्स स्लिप इन द मॉनसून। हाँ, वेस्टर्न घाट्स में हाई रेनफॉल के कारण इंटेंस केमिकल वेदरिंग होती है, जिससे लेटेराइट और क्ले रिच रेगुलेट की मोटी परतें बनती हैं। मॉनसून में ये वाटर सैचुरेटेड होकर अपनी शेयर स्ट्रेंथ खो देती हैं और स्लोप्स फेल हो जाती हैं, जिससे लैंडस्लाइड्स होते हैं। वायनाड और महाबलेश्वर में यही होता है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। अब हम जियोमॉर्फ प्रोसेसेस से बनने वाले लैंडफॉर्म्स पर आते हैं। छोटे से मध्यम ट्रैक्ट्स को लैंडफॉर्म्स कहते हैं और कई लैंडफॉर्म्स मिलकर लैंडस्केप बनाते हैं। इनकी स्टडी को जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले रनिंग वाटर फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। रनिंग वाटर ह्यूमिड रीजन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट है। लैंडफॉर्म्स 3 स्टेजेस में डेवलप होते हैं, यूथ, मैच्योर और ओल्ड। यूथ स्टेज में वी शेप्ड वैलीज, गोर्जेस, वाटरफॉल्स, रैपिड्स बनते हैं। मैच्योर स्टेज में वैली वाइडनिंग, फ्लड प्लेन्स, मियांडर्स, इंसाइज्ड मियांडर्स। और ओल्ड स्टेज में एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक्स, ब्रेडेड स्ट्रीम्स और डेल्टाज। और पेनेप्लेन और मोनेडनॉक्स क्या है? स्ट्रीम इरोजन से बने मैदानों को पेनेप्लेन कहते हैं, जिसमें कुछ कठोर चट्टानों के अवशेष, जिन्हें मोनेडनॉक्स कहते हैं, दिखाई देते हैं। अब इरोशनल लैंडफॉर्म्स को डिटेल में देखते हैं। पहला है वैलीज। इनकी शुरुआत रिल्स से होती है, जो गलीज और फिर वैलीज बनती हैं, जैसे वी शेप्ड वैलीज। गोर्जेस हार्ड रॉक्स में बनती हैं और कैनियंस हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स में। यहाँ भारत के कैनियंस और गॉर्जेस की एक लिस्ट भी दी गई है। हाँ, जैसे आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पर गांधीकोटा कैनियन, जिसे ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा पर भेड़ा घाट मार्बल रॉक्स, चंबल रवीन्स, गोदावरी पर पापी हिल्स, कावेरी पर मैकेडाटू गॉर्ज और लद्दाख में इंडस पर स्टोक गॉर्ज कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अगला लैंडफॉर्म है पोथ होल्स एंड प्लंज पूल्स। पोथ होल्स रॉकी स्ट्रीम बेड्स पर बनने वाले सर्कुलर डिप्रेशंस हैं और प्लंज पूल्स वाटरफॉल्स के बेस पर सॉफ्ट रॉक्स में बनते हैं। इंसाइज्ड मियांडर्स क्या है? ये हार्ड रॉक्स में बनते हैं। जब टेक्टोनिक अपलिफ्ट या बेस लेवल में बदलाव के कारण नदी वर्टिकली एरोड करती है, तो उसके मियांडर्स गहरे कट जाते हैं, जिससे इंसाइज्ड मियांडर्स बनते हैं। और रिवर टेरेसेस? ये पुराने वैली फ्लोर या फ्लड प्लेन लेवल्स को दिखाते हैं। ये पेड यानी दोनों तरफ सेम एलिवेशन पर या अनपेड यानी अलग अलग एलिवेशन पर हो सकते हैं। रिवर वैलीज के स्टेजेस को भी टेबल में समराइज किया गया है। हाँ, यूथ में वी शेप्ड, मैच्योर में यू शेप्ड और ओल्ड स्टेज में वाइड शैलो वैली। और रैपिड्स फास्ट फ्लोइंग टर्बुलेंट वाटर होते हैं, जो स्टीप सेक्शंस में पाए जाते हैं। करते हैं बहते हुए पानी यानी रनिंग वाटर से बनने वाले डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की।
हाँ। पहला पड़ाव है ऑल्यूवियल फैंस। हाँ, तो सोर्स बताता है कि ये तब बनते हैं जब पहाड़ी धाराएं अपने साथ भारी मोटा सेडिमेंट लेकर एक लो ग्रेडियंट वाली समतल जमीन पर पहुंचती हैं। मतलब जैसे ही ढलान खत्म होती है, नदी अपना सारा बोझ वहीं गिरा देती है। Exactly. Imagine a stream full of energy carrying rocks and debris suddenly hitting a flat area. उसकी एनर्जी एकदम से कम हो जाती है और वो सब कुछ वहीं डिपॉजिट करने पर मजबूर हो जाती है। अच्छा। सोर्स में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये स्ट्रीम्स फिक्स नहीं होती, ये अक्सर अपना रास्ता बदलती रहती हैं, जिससे कई चैनल्स का एक नेटवर्क बन जाता है जिसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो क्या ये ऑल्यूवियल फैंस हर जगह एक जैसे दिखते हैं? नहीं, और यही इनका की डिस्टिंक्शन है। सोर्स के मुताबिक ह्यूमिड रीजन्स जहां पानी ज्यादा होता है वहां ये फैंस जेंटल स्लोप्स वाले और चौड़े होते हैं। ओके। लेकिन एरिड यानी सूखे रेगिस्तानी इलाकों में ये स्टीप और हाई कोन्स बनाते हैं क्योंकि वहां पानी कम और सेडिमेंट ज्यादा होता है। ओके, सो द रिवर्स जर्नी कंटिन्यूज, पहाड़ों से मैदानों में और फिर आखिर में समुद्र या किसी बड़ी झील तक। यहाँ सोर्स हमें डेल्टा से इंट्रोड्यूस कराता है। हाँ, डेल्टास जो नदी के मुहाने यानी रिवर माउथ्स पर बनते हैं, दिखने में ये ट्रायंगुलर होते हैं। और अलूवियल फैंस और डेल्टास में क्या कोई बड़ा फर्क है? हाँ, बहुत बड़ा फर्क है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अलूवियल फैंस में सेडिमेंट का ढेर बस लग जाता है, उसमें कोई सॉर्टिंग नहीं होती। लेकिन डेल्टास में डिपॉजिट्स वेल सॉर्टेड विद क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन होते हैं। वेल सॉर्टेड विद क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसे आसान शब्दों में समझाएंगे? ऑफ कोर्स, इसे ऐसे समझिए कि नदी जब समुद्र से मिलती है तो उसकी स्पीड एकदम से कम हो जाती है। हाँ। इस वजह से सबसे भारी पत्थर पहले गिर जाते हैं, फिर रेत और आखिर में सबसे बारीक मिट्टी। इससे सेडिमेंट्स की साफ साफ लेयर्स यानी स्ट्रैटिफिकेशन बन जाती है। अच्छा, मतलब सॉर्टिंग हो जाती है। हाँ बिल्कुल, अलूवियल फैंस में ये डिसिप्लिन नहीं होता, वहाँ सब कुछ एक साथ ढेर हो जाता है। डेल्टा बनने के लिए कुछ आइडियल कंडीशंस भी चाहिए, जैसे शैलो सी, एक लंबी नदी और शांत समुद्री लहरें। नदी के इस यात्रा में अगला फीचर है फ्लड प्लेन्स, हिंदी में कहें तो बाढ़ के मैदान। हाँ, इनके नाम में ही इनकी कहानी छुपी है। पर सोर्स कहता है कि ये सब एक जैसे नहीं होते। सही कहा, फ्लड प्लेन्स के दो हिस्से होते हैं, एक एक्टिव फ्लड प्लेन और दूसरा इनएक्टिव फ्लड प्लेन। एक्टिव फ्लड प्लेन वो हिस्सा है जो सीधे नदी के बेड से जुड़ा है और जहां अक्सर बाढ़ आती है। और इनएक्टिव फ्लड प्लेन? इनएक्टिव फ्लड प्लेन थोड़ा ऊंचा होता है, इसमें दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, बाढ़ से आई मिट्टी जिसे फ्लड डिपॉजिट्स कहते हैं और नदी के चैनल से जमा हुआ मटेरियल जिसे चैनल डिपॉजिट्स कहते हैं। यही इनएक्टिव फ्लड प्लेन खेती के लिए सबसे उपजाऊ जमीन होती है। अच्छा, इसी वजह से दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताएं इन्हीं इलाकों में बसी हैं। फर्टाइल लैंड पर ऑल्सो द रिस्क ऑफ फ्लड्स। बिल्कुल, इसी से जुड़े दो और फीचर्स हैं, नेचुरल लेवीज और पॉइंट बार्स। हाँ, ये दोनों फ्लड प्लेन के ही हिस्से हैं। नेचुरल लेवीज नदी के किनारों पर बनी मिट्टी की लंबी नीची दीवारों की तरह होती हैं। ये कैसे बनती है? जब बाढ़ का पानी किनारों से बाहर फैलता है तो भारी सेडिमेंट वहीं किनारे पर जमा हो जाता है, जिससे ये लेवीज बन जाते हैं। और पॉइंट बार्स? और पॉइंट बार्स भी सेडिमेंट के जमाव हैं, लेकिन ये नदी के घुमावदार मोड़ों यानी मियांडर्स के अंदरूनी कॉन्वेक्स साइड पर बनते हैं। मेएंडर्स मुझे हमेशा से फैसिनेटिंग लगा है कि नदियां सीधी रेखा में क्यों नहीं बहती, ये सांप की तरह घुमावदार रास्ते क्यों बनाती हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। सोर्स में इसका जवाब है, मियांडर्स ये सिर्फ एक लैंडफॉर्म नहीं बल्कि चैनल का एक पैटर्न है। ये तब बनते हैं जब नदी समतल जमीन पर बहती है और उसकी एनर्जी किनारों को काटने में लगती है। अच्छा, तो यहाँ एक डायनामिक प्रोसेस काम करता है। हाँ, नदी की धारा मोड़ के बाहरी किनारे जिसे कट ऑफ बैंक कहते हैं पर तेजी से टकराती है और उसे काटती है। और अंदरूनी किनारे पर? अंदरूनी किनारे पर जिसे स्लिप ऑफ साइड कहते हैं, पानी की गति धीमी होती है और वो सेडिमेंट जमा करती है। इसी काटने और जमा करने के खेल से ये लूप लाइक पैटर्न्स बनते हैं। तो मियांडर का एक किनारा कट रहा है और दूसरा बन रहा है लगातार, इसका अंजाम क्या होता है? इसका अंजाम बहुत दिलचस्प होता है। समय के साथ ये मियांडर लूप्स और ज्यादा मुड़ते जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब नदी अपने लूप को काटकर एक सीधा रास्ता बना लेती है। और उस पुराने लूप का क्या होता है? उस अबैंडन्ड मियांडर लूप में पानी भर जाता है और एक क्रेसेंट शेप झील बन जाती है जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। वाओ, सो द रिवर क्रिएट्स इट्स ओन लेक एंड मूव्स ऑन। लेकिन क्या नदियां हमेशा मियांडर ही करती हैं? सोर्स में ब्रेडेड चैनल्स का भी जिक्र है। नहीं, हमेशा नहीं। जब नदी में पानी की मात्रा और सेडिमेंट लोड दोनों बहुत ज्यादा हों तो चैनल के बीच में ही सेडिमेंट के आइलैंड्स बनने लगते हैं। अच्छा। इससे पानी कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाता है जो एक दूसरे को पार करती हैं, जैसे किसी ने चोटी गूंथ दी हो। इसी पैटर्न को ब्रेडेड चैनल कहते हैं। तो रनिंग वाटर की कहानी पूरी हुई। अब जमीन के ऊपर से जमीन के नीचे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ग्राउंड वाटर। बिल्कुल, ये अदृश्य पानी भी जमीन को आकार देता है, खासकर उन इलाकों में जहां लाइमस्टोन या डोलोमाइट जैसी चट्टानें हों। तो ये कैसे काम करता है? यानी चट्टानों को घुलना और डेपोजिशन यानी घुले हुए मटेरियल को कहीं और जमा करना। और इसी से बनती है कास्ट टोपोग्राफी। हाँ, लाइमस्टोन वाले इलाकों में ग्राउंड वाटर की इस एक्टिविटी से जो यूनिक लैंडस्केप बनता है उसे कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। ये नाम यूगोस्लाविया के कास्ट रीजन पर पड़ा है जहां ये फीचर सबसे पहले स्टडी किए गए थे। तो ये सोल्यूशन यानी घुलने की प्रक्रिया होती कैसे है? ये बेसिक केमिस्ट्री है। जब बारिश का पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ मिलता है तो वो एक हल्का एसिड कार्बोनिक एसिड बन जाता है। और ये एसिड लाइमस्टोन को घुल देता है। हाँ, ये एसिड लाइमस्टोन को आसानी से घुल देता है।
इस प्रोसेस की स्पीड कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे पानी का तापमान और चट्टानों में दरारें कितनी हैं। तो जब ये पानी लाइमस्टोन को घोलता है तो जमीन पर अजीबो-गरीब फीचर्स बनने लगते हैं। सोर्स में कास्ट लैंडस्केप्स को रगेड टेरेन बताया गया है, जिसमें सिंक होल्स, केव्स, स्टैलेग्माइट्स, स्टैलेक्टाइट्स जैसी चीजें मिलती हैं। बिल्कुल, चलिए इन्हें एक एक कर समझते हैं। हाँ, सबसे पहले सतह पर छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं जिन्हें स्वॉलो होल्स कहते हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं, जब ये थोड़े बड़े और फनल शेप्ड हो जाते हैं तो इन्हें सिंक होल्स कहा जाता है। सोर्स में 2 तरह के सिंक होल्स बताए हैं, सोल्यूशन सिंक्स और कोलैप्स सिंक्स या डोलिन्स। इनमें क्या फर्क है? कॉन्सेप्ट एक ही है, जमीन का धंसना, फर्क बस तरीके में है। सोल्यूशन सिंक्स सिर्फ पानी के केमिकल एक्शन से धीरे धीरे बनते हैं। और कोलैप्स सिंक्स? कोलैप्स सिंक्स या डोलिन्स तब बनते हैं जब नीचे बनी किसी भूमिगत गुफा की छत अचानक गिर जाती है, जिससे सतह पर एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। और जब ये सिंक होल्स और डोलिन्स आपस में जुड़ जाते हैं तब क्या होता है? तब एक और बड़ा फीचर बनता है। जब कई सिंक होल्स मिलकर एक लंबी संकरी घाटी जैसी शक्ल ले लेते हैं तो उसे वैली सिंक्स या यूवलास कहते हैं। अच्छा, सतह पर एक और फीचर मिलता है जिसे लैपिस कहते हैं। ये एक उबड़-खाबड़ लाइमस्टोन सरफेस होता है जिसमें नुकीले रिजेस और गहरी नालियों का जाल बिछा होता है। और जमीन के नीचे? जाहिर है केव्स या कैवर्न्स बनती होंगी। हाँ, गुफाएं कार्स्ट टोपोग्राफी की पहचान है। ये खासतौर पर वहां बनती हैं जहां लाइमस्टोन की परतें सैंडस्टोन जैसी दूसरी चट्टानों के बीच में दबी हों। तो पानी लाइमस्टोन को घोल देता है और सैंडस्टोन बच जाता है। बिल्कुल, और इससे खाली जगह बन जाती है। अगर किसी गुफा के दोनों सिरे खुले हों तो उसे टनल भी कह सकते हैं। केव्स की बात करते हुए मुझे सोर्स में दिया भेड़ा घाट का एग्जाम्पल याद आ रहा है। वहां नर्मदा नदी धुआंधार फॉल्स बनाती है। हाँ, ये एक शानदार उदाहरण है। सोर्स बताता है कि धुआंधार फॉल से जो धुआं बनता है वो असल में पानी की बारीक फुहार है। और इसका असर क्या होता है? इस मॉइस्चर की वजह से वहां एक यूनिक माइक्रो इकोसिस्टम बन गया है जहां ऐसे प्लांट्स उगते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। देखिए कैसे एक जियोलॉजिकल फीचर एक पूरे इकोसिस्टम को जन्म देता है। फैसिनेटिंग। ग्राउंड वाटर के कुछ और इरोजनल फीचर्स भी हैं, जैसे पोनर्स और नेचुरल ब्रिजेस। हाँ, पोनर्स वर्टिकल पाइप लाइक चैनल्स होते हैं जो सतह के सिंक होल्स को नीचे की गुफाओं से जोड़ते हैं। एक तरह का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, कह सकते हैं। और नेचुरल ब्रिजेस तब बनते हैं जब किसी गुफा की छत का एक हिस्सा खड़ा रह जाता है और बाकी हिस्सा ढह जाता है, एक पुल की तरह। तो ये तो हुई कटाव की बात। अब डेपोजिशन की बात करते हैं। घुला हुआ मटेरियल जमा होकर क्या बनाता है? ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स तब बनते हैं जब पानी में घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट होने का मौका मिलता है। ऐसा तब होता है जब पानी का बहाव रुक जाए या पानी इवेपोरेट हो जाए। और इससे गुफाओं के अंदर स्टर्निंग आकृतियां बनती हैं, जैसे कि स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स। इनमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। स्टैलेक्टाइट्स में सी आता है फॉर सीलिंग। अच्छा, सी फॉर सीलिंग। हाँ, तो ये गुफा की छत से नीचे की ओर लटकते हैं। और स्टैलेग्माइट्स में जी आता है फॉर ग्राउंड। ये जमीन से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छा तरीका याद रखने का। और जब ये दोनों मिल जाते हैं? जब ये दोनों बढ़ते बढ़ते आपस में मिल जाते हैं तो एक पिलर बन जाता है। ग्रेट टिप। सोर्स में कुछ और भी नाम है, जैसे ड्रिप स्टोन्स, हेलिक्टाइट्स और फ्लो स्टोन्स। ये सब कैल्साइट के ही डिपॉजिट्स हैं, बस शेप और बनने की जगह अलग है। ड्रिप स्टोन्स एक जनरल टर्म है। इसी में कर्टन्स या ड्रेप्स भी आते हैं जो छत से एक चादर की तरह लटकते हैं। और हेलिक्टाइट्स? हेलिक्टाइट्स और हेलिग्माइट्स बहुत अजीब होते हैं। ये ग्रेविटी के खिलाफ साइडवेज उगते हैं। और फ्लो स्टोन्स तब बनते हैं जब पानी गुफा की दीवारों या फर्श पर एक चादर की तरह बहता है और कैल्साइट जमा करता है। सोर्स में एक बॉक्स ग्राइक्स और क्लिंस के बारे में भी बताता है। ये क्या है? ये लैपीज जैसी हैं। जब लाइमस्टोन की सतह पर दरारें पानी से और चौड़ी हो जाती हैं तो इन गहरी नालियों को ग्राइक्स कहते हैं। और क्लिंस? इनके बीच जो आयताकार पत्थर के ब्लॉक्स बच जाते हैं उन्हें क्लिंस कहते हैं। ये मिलकर एक पेवमेंट जैसा पैटर्न बनाते हैं। सॉस में एक और बड़ा मजेदार बॉक्स है, समटाइम्स सी काउज रॉक्स लाइक चीज। समुद्र का पानी चट्टान को चीज कैसे बना सकता है? ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। ये सॉल्ट वेदरिंग का एक क्लासिक एग्जांपल है। सॉल्ट वेदरिंग? हाँ, विशाखापट्टनम और कोंकण कोस्ट जैसे तटीय इलाकों में समुद्री पानी की फुहार से नमक चट्टानों के छोटे छोटे छेदों में फंस जाता है। जब पानी इवेपोरेट होता है तो नमक के क्रिस्टल्स बड़े होते हैं और चट्टान पर अंदर से दबाव डालकर उसे तोड़ते हैं। अच्छा, लाखों सालों में ये चट्टान सच में स्विस चीज जैसी हनीकॉम टेक्सचर वाली दिखने लगती है। अमेजिंग। तो चलिए अब पृथ्वी को आकार देने वाली तीसरी बड़ी ताकत की बात करते हैं, ग्लेशियर्स। हाँ, जमीन पर बर्फ की ये विशाल नदियां पृथ्वी की सतह का लगभग 10% हिस्सा कवर करती हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ग्लेशियर्स दो मुख्य प्रकार के होते हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स विशाल आइस शीट्स होते हैं जो पूरे महाद्वीप को ढक लेते हैं, जैसे एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड में। और दूसरे होते हैं पीडमॉन्ट ग्लेशियर्स जो पहाड़ों से नीचे उतरकर तलहटी में फैल जाते हैं। और ये ग्लेशियर अपनी घाटी को इरोड कैसे करते हैं? सोर्स में दो प्रक्रियाओं का जिक्र है, प्लकिंग और अब्रेजन। प्लकिंग का मतलब है उखाड़ना। ग्लेशियर अपनी घाटी के तल की चट्टानों से जम जाता है और जब वो आगे बढ़ता है तो उन चट्टानों के टुकड़ों को अपने साथ उखाड़ लेता है। और एब्रेजन? अब्रेजन का मतलब है घिसना। ग्लेशियर अपने साथ लाए इन चट्टानी टुकड़ों से घाटी के तल को सैंड पेपर की तरह खरोंचता है और पॉलिश करता है। तो इस प्लकिंग और एब्रेजन से कौन से ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं? पहला है सर्क या कॉरी। सर्क को इमेजिन करने का सबसे अच्छा तरीका है एक आर्म चेयर या आराम कुर्सी। ये पहाड़ों के टॉप पर बनी वैसी ही एक कटोरी जैसी घाटी है जिसकी दीवारें बिल्कुल सीधी होती हैं। जैसे किसी ने पहाड़ में एक आर्म चेयर बना दी हो। बिल्कुल।
अक्सर इन सर्क्स में पानी भर जाने से झीलें बन जाती हैं, जिन्हें सर्क या टाउन लेक्स कहते हैं। हिमाचल प्रदेश का चंद्रा ताल इसका एक खूबसूरत उदाहरण है। और जब ऐसी दो आराम कुर्सियां एक पहाड़ पर अगल बगल बन जाएं, तो बीच में क्या होगा? तब उनके बीच की दीवार एक तेज चाकू जैसी धार वाली रिज बन जाती है, जिसे एरेट्स कहते हैं। और हॉर्न्स? जब 3 या उससे ज्यादा सर्क्स एक ही पहाड़ को चारों तरफ से काटते हैं, तो पहाड़ की चोटी एक नुकीले पिरामिड जैसी हो जाती है। इसे हॉर्न या पिरामिडल पीक कहते हैं। सोस में बर्गस्ट्रुन नाम का भी एक फीचर है। हाँ, ये ग्लेशियर के हेड पर एक बहुत गहरी दरार होती है, जहां ग्लेशियर अपनी एक्यूमुलेशन जोन को छोड़कर बहना शुरू करता है। ग्लेशियर से बनी घाटियों के बारे में क्या? नदी की घाटियां तो वी शेप्ड होती हैं। सही, लेकिन ग्लेशियर की घाटियां यू शेप्ड होती हैं। ग्लेशियर्स बहुत पावरफुल होते हैं और वो पूरी घाटी को एक साथ चौड़ा और गहरा करते हैं, जिससे ग्लेशियल वैलीज या ट्रॉफ्स का क्लासिक यू शेप बनता है। इसी से जुड़ा एक और लैंडफॉर्म है हैंगिंग वैली। ये क्या होता है? ये तब बनता है जब एक छोटी ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर एक बड़ी मेन ग्लेशियर से मिलती है। बड़ी ग्लेशियर अपनी घाटी को ज्यादा गहरा काटती है। जब बर्फ पिघल जाती है तो छोटी वाली घाटी ऊंचाई पर लटकती हुई सी लगती है और उसकी नदी एक झरने के रूप में मुख्य घाटी में गिरती है। अच्छा। और हाई लैटिट्यूड्स में जब ये डीप यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रॉफ्स समुद्र के पानी से भर जाते हैं, तो वे फ्यॉर्ड्स बनाते हैं। ये बहुत गहरी, संकरी और लंबी समुद्री खाड़ियां होती हैं। कुछ और छोटे छोटे इरोजनल फीचर्स भी हैं, जैसे रोशेमोटोनी और क्रैगेंटेल। हाँ, रोशेमोटोनी एक चट्टानी टीला है जिसका अपस्ट्रीम साइड, यानी जिस तरफ से ग्लेशियर आ रहा है, एब्रेजन से चिकना होता है, और डाउनस्ट्रीम साइड प्लगिंग से उबड़-खाबड़। और क्रैगेंटेल? क्रैगेंटेल तब बनता है जब एक मजबूत चट्टान, जिसे क्रैग कहते हैं, ग्लेशियर के रास्ते में आ जाती है और अपने पीछे नरम चट्टान यानी टेल को कटाव से बचा लेती है। नुनाटैक्स का भी जिक्र है। हाँ, नुनाटैक्स बर्फ की चादर के बीच में निकली हुई अकेली पहाड़ी चोटियां होती हैं, जो ग्लेशियल आइस के भीतर आइलैंड्स की तरह दिखती हैं। तो ये तो हो गया कटाव। अब इस सारे मलबे का क्या होता है? लेट्स मूव टू ग्लेशियल डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। पहला है ग्लेशियल टिल। ग्लेशियल टिल वो सारा मलबा है जिसे ग्लेशियर पिघलने पर सीधे सीधे छोड़ जाता है। ये पूरी तरह से अनसॉर्टेड होता है। इसमें बड़े बड़े पत्थर से लेकर बारीक मिट्टी तक सब कुछ मिक्स होता है। और आउटवॉश डिपॉजिट्स? इसके विपरीत आउटवॉश डिपॉजिट्स वो मटेरियल है जिसे ग्लेशियर के पिघले हुए पानी की धाराएं बहाकर ले जाती हैं। क्योंकि इसे पानी ले जा रहा है, तो ये सॉर्टेड और स्ट्रैटिफाइड होता है। सोर्स का सबसे ज्यादा फोकस मोरेन्स पर है। ये ग्लेशियल टिल के लॉन्ग रिजेस होते हैं। हाँ, और इनकी लोकेशन के आधार पर इनके अलग अलग नाम हैं। जो मोरेन ग्लेशियर के बिल्कुल सिरे पर बनता है, उसे टर्मिनल मोरेन कहते हैं। और किनारों पर? जो किनारों के समानांतर बनते हैं, वो लैटरल मोरेन्स हैं। जब दो ग्लेशियर्स मिलते हैं, तो उनके लैटरल मोरेन्स जुड़कर बीच में मीडियल मोरेन बनाते हैं। सोर्स में एक फैसिनेटिंग बॉक्स है, द ग्लेशियर्स हिडन अंडर स्टोन्स। इसमें लद्दाख जैसी जगहों का जिक्र है। हाँ, ये रॉक ग्लेशियर्स की बात कर रहा है। लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट्स में चट्टानों और मलबे के नीचे बर्फ की मोटी परतें दबी रहती हैं। ये परतें सीधे सूरज की गर्मी से बची रहती हैं और बहुत धीरे धीरे पिघलती हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? इससे पानी की एक स्टेडी सप्लाई बनी रहती है, जो गर्मियों में भी जारी रहती है जब बाकी ग्लेशियर्स तेजी से पिघल चुके होते हैं। वाटर क्लेवर नेचुरल वाटर स्टोरेज सिस्टम। दूसरे डिपोजिशनल फीचर्स कौन से हैं? एक हैं एस्कस। ये घुमावदार लंबे टीले होते हैं जो पिघलते ग्लेशियर के नीचे बहने वाली सुरंगनुमा नदियों द्वारा जमा किए गए रेत बजरी से बनते हैं। और आउटवॉश प्लेन्स? आउटवॉश प्लेन्स जो ग्लेशियर के सामने फैले हुए मैदान होते हैं, जो मेल्ट वाटर द्वारा लाए गए डिपॉजिट से बने होते हैं। और ड्रमलिन्स? इनका डिस्क्रिप्शन बड़ा यूनिक है, बास्केट ऑफ एग्स टिपोग्राफी। ड्रमलिन्स चिकनी ओवल शेप पहाड़ियां हैं जो ग्लेशियल टिल से बनी होती हैं। इनका एक सिरा, जिसे स्टॉस एंड कहते हैं, मोटा और खड़ा होता है, और दूसरा सिरा, जिसे टेल कहते हैं, पतला और लंबा होता है। और ये हमेशा क्लस्टर्स में पाए जाते हैं। हाँ, और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने खेत में बहुत सारे अंडे रख दिए हों। अमेजिंग। एंड फाइनली केटल लेक। ये आउटवॉश प्लेन में बनते हैं। कभी कभी पिघलते ग्लेशियर के बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े मलबे में दब जाते हैं। बाद में जब ये बर्फ पिघलती है, तो वहां एक गड्ढा बन जाता है जिसमें पानी भरने से केटल लेक बनता है। अंत में सोर्स लेक्स पर एक जनरल सेक्शन के साथ कंक्लूड करता है। हमने सर्क लेक्स और केटल लेक्स की बात तो की, लेकिन यहाँ कुछ बड़े उदाहरण दिए हैं जो यूपीएससी 2025 में पूछे गए थे। हाँ, ये केस स्टडीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है लेक टंगानिका, जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में है। ये टेक्टोनिक फोर्सेस यानी जमीन के खिसकने से बनी है और दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से एक है। और दूसरा है कंबोडिया का लेक टोनले साप। हाँ, ये एक यूनिक फ्लड पल्स लेक है। मॉनसून में मेकोंग नदी का पानी इसमें आने से इसका आकार कई गुना बढ़ जाता है। और तीसरा है ब्राजील का पैटोज लगून। बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे बड़ी लगून झीलों में से एक है। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से नहीं, बल्कि कोस्टल जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से बनी है। ये तीनों उदाहरण दिखाते हैं कि झीलें सिर्फ एक तरह से नहीं बनती। तो शुरू करते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म से। ये तटीय भू आकृतियां जो हम समुद्र के किनारे देखते हैं, आखिर बनती कैसे है? सॉस बताता है कि ये दो मुख्य प्रक्रियाओं का नतीजा है, कोस्टल इरोजन यानी तटीय कटाव, और डेपोजिशन यानी जमाव। और इसमें लहरों, ज्वार भाटा और धाराओं का, मतलब वेव एक्शन, टाइड्स, करंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल, ये एक दो नहीं बल्कि कई प्रोसेसेस का मिला जुला खेल है।
सोर्स 4 मेन प्रोसेसेस पर रोशनी डालता है। पहली है हाइड्रोलिक एक्शन। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी का हथौड़ा चट्टानों पर लगातार चोट कर रहा हो। लहरों का जोर चट्टानों की दरारों में हवा को दबाता है और जब लहर लौटती है तो वो हवा एक धमाके के साथ बाहर निकलती है, जिससे चट्टानें कमजोर होती हैं। अच्छा, तो ये पानी का डायरेक्ट फिजिकल फोर्स है। और दूसरा है अब्रेजन, जिसे कोरोजन भी कहते हैं। इसमें लहरें अकेली नहीं होती, वो अपने साथ लाए गए सैंड, पेबल्स और बोल्डर्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। ये कण चट्टानों पर रेगमाल की तरह घिसते हैं और उन्हें काटते हैं। ओके, और थर्ड प्रोसेस है अट्रिशन। ये थोड़ा अलग है ना? हाँ, इसमें चट्टानों से टकराने के बजाय पानी में बह रहे रॉक फ्रैगमेंट्स आपस में ही टकराते हैं और टूट टूट के छोटे और गोल हो जाते हैं। यानी एट्रिशन में पत्थर खुद ही एक दूसरे को तोड़ते हैं। इंटरेस्टिंग। और चौथी प्रक्रिया? चौथी है करोजन या सोल्यूशन। ये केमिकल प्रोसेस है, मतलब समुद्र के पानी में मौजूद एसिड कुछ खास तरह की चट्टानों जैसे लाइमस्टोन को धीरे धीरे घोल देता है, ठीक वैसे ही जैसे पानी में नमक घुल जाता है। तो ये चारों प्रक्रियाएं मिलकर तटों को शेप देती हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सोर्सेज में 2 तरह के कोस्ट का जिक्र है, हाई रॉकी कोस्ट और लो सेडिमेंट्री कोस्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पर इनमें मेन डिफरेंस क्या है? इनमें आप कह सकते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। हाई रॉकी कोस्ट पर इरोजन की प्रक्रिया हावी होती है। यहाँ आपको दुनिया की कुछ सबसे ड्रामेटिक कोस्ट लाइन्स मिलेंगी, ऊंची ऊंची चट्टानें, इरेगुलर शोर लाइन और फ्यॉर्ड्स, जो कि ग्लेशियर द्वारा बनाई गई गहरी समुद्री खाड़ियां हैं। उदाहरण के लिए नॉर्वे, चिले और यूनाइटेड स्टेट्स का वेस्ट कोस्ट इसके बेहतरीन उदाहरण है। और लो सेडिमेंट्री कोस्ट दूसरी तरफ। लो सेडिमेंट्री कोस्ट हैं जहां डिपोजिशन की प्रक्रिया डोमिनेट करती है। यहाँ तटरेखा स्मूथ होती है और यहाँ आपको लगून्स, डेल्टाज और लंबे चौड़े बीचेस देखने को मिलेंगे। जैसे इंडिया का ईस्ट कोस्ट। हाँ, इंडिया का ईस्ट कोस्ट और गल्फ ऑफ मेक्सिको का तट इसी कैटेगरी में आते हैं। तो एक जगह समुद्र जमीन को काट रहा है और दूसरी जगह जमीन का निर्माण कर रहा है। अब अगर हम कटाव से बनने वाली आकृतियों यानी कोस्टल इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले केप्स एंड बेस का जिक्र आता है। ये कैसे बनते हैं? ये वहां बनते हैं जहां तट पर सॉफ्ट रॉक्स और हार्ड रॉक्स की परतें ऑल्टरनेट होती हैं। लहरें सॉफ्ट रॉक्स को तेजी से काट देती हैं, जिससे पानी जमीन के अंदर तक चला जाता है और एक सेमी सर्कुलर शेप बनता है, जिसे हम बे कहते हैं। और हार्ड रॉक्स का क्या होता है? जो हार्डर वंस हैं वो लहरों का सामना करती रहती हैं और समुद्र में आगे की ओर निकली रह जाती हैं। इन्हीं निकली हुई चट्टानों को हेडलैंड्स या केप्स कहा जाता है। Here's where it gets really interesting. मुझे लगता है कि कटाव की बाकी आकृतियां इन्हीं हेडलैंड्स की कहानी बताती हैं, जैसे वेव कट क्लिफ्स और वेव कट टेरेसेस। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक पूरी कहानी है कि कैसे समुद्र एक चट्टान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। वेव कट क्लिफ्स तब बनते हैं जब लहरें किसी हेडलैंड के बेस पर लगातार हमला करती हैं। इस हमले से आधार पर एक नॉच या खांचा बन जाता है। और जब वो खांचा गहरा हो जाता है? हाँ, जब ये खांचा काफी गहरा हो जाता है तो ऊपर की चट्टान ग्रेविटी के कारण ढह जाती है और एक सीधी खड़ी चट्टान बन जाती है, जिसे क्लिफ कहते हैं। जैसे जैसे ये प्रक्रिया चलती रहती है, क्लिफ पीछे हटता जाता है। और क्लिफ के पीछे हटने से जो जगह बनती है, क्या वही वेव कट टेरेस है? एकदम सही। क्लिफ के बेस पर एक चौड़ा, लगभग फ्लैट रॉकी प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिसे वेव कट प्लेटफॉर्म या टेरेस कहते हैं। इस पर आपको कटाव से गिरे हुए पत्थर और मलबा मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म अक्सर लो टाइड के समय ही दिखाई देते हैं। तो ये तो क्लिफ की कहानी हुई, लेकिन सोर्स में केव्स, सी स्टैक्स, स्टंप्स और आर्चेस का भी जिक्र है। ये इसी कहानी का हिस्सा है क्या? हाँ, ये उसी हेडलाइन के लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस हैं। सोचिए, लहरें हेडलाइन के कमजोर हिस्सों जैसे दरारों पर हमला करती हैं। हाइड्रोलिक एक्शन से ये दरारें चौड़ी होकर केव्स बन जाती हैं। अच्छा, गुफाएं। जी, और अगर हेडलाइन के दोनों तरफ केव्स बन जाएं और वो बढ़ते बढ़ते आर पार हो जाएं तो एक शानदार सी आर्च का निर्माण होता है। वाह। लेकिन वो आर्च हमेशा तो नहीं रह सकता, लहरें तो उसे भी नहीं छोड़ेंगी। बिल्कुल नहीं। समय के साथ लहरें और मौसम आर्च की छत को कमजोर कर देते हैं और वो ढह जाती है। अब हेडलैंड का जो बाहरी हिस्सा था वो मेनलैंड से कटकर समुद्र में एक अकेले खंबे की तरह खड़ा रह जाता है। इसे सी स्टैक कहते हैं। और फिर स्टैक का क्या होता है? लहरें इस स्टैक को भी लगातार काटती रहती हैं और आखिर में वो घिसकर इतना छोटा हो जाता है कि सिर्फ लो टाइड में एक चट्टानी ठूंठ की तरह दिखाई देता है। इसे स्टंप कहते हैं। तो ये एक हेडलैंड का केव से आर्च, फिर स्टैक और अंत में स्टंप बनने का पूरा सफर है। ये तो सच में एक पूरी जीवन गाथा है। तो ये सारी आकृतियां इरोजन से बनी। अब उस मलबे का क्या होता है जो कटाव से पैदा होता है? यहीं पर कोस्टल डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की भूमिका आती होगी। जी, प्रकृति कुछ भी बर्बाद नहीं करती। वो कटा हुआ मलबा लहरों और धाराओं द्वारा कहीं और जमा कर दिया जाता है, जिससे नई आकृतियां बनती हैं। सबसे कॉमन है बीचेस, जो सैंड या शिंगल के जमाव से बनते हैं। ये परमानेंट नहीं होते, मौसम के साथ इनका शेप बदलता रहता है। और इसी रेत से ड्यून्स बनते हैं। हाँ, इसी रेत को जब हवा उड़ाकर तट के पीछे जमा कर देती है तो ड्यून्स बन जाते हैं। और ये ऑफशोर बार और बैरियर बार क्या है? जब लहरें रेत और कंकड़ को तट से कुछ दूरी पर समुद्र के अंदर ही तट के समानांतर एक लंबी रिज के रूप में जमा कर देती हैं, तो उसे ऑफशोर बार कहते हैं। ये तूफान जैसी आपदाओं के खिलाफ तट की पहली डिफेंस लाइन होती है। और बैरियर बार? जब यही बार इतना ऊंचा हो जाता है कि पानी की सतह के ऊपर दिखने लगे तो उसे बैरियर बार कहा जाता है। सोर्स में स्पिट्स, टोम्बोलोज, लगून्स और एस्चुरीज का भी जिक्र है। ये सब भी डेपोजिशन से ही बनते हैं। हाँ, ये सब डेपोजिशन के ही अलग अलग रूप हैं।
स्पिट एक तरह का रेत का जमाव है जो एक सिरा जमीन से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा समुद्र या खाड़ी में आगे की ओर निकला होता है। और लगून? जब कोई स्पिट या बैरियर बार किसी बे के मुहाने को लगभग पूरी तरह से बंद कर देता है तो उसके पीछे जो शांत खारे पानी का क्षेत्र बनता है उसे लगून कहते हैं। टोम्बोलो, ये नाम काफी यूनिक है। टोम्बोलो एक बहुत ही रोचक आकृति है। यह एक सैंड बार होती है जो किसी आइलैंड को मेनलैंड से या दो आइलैंड्स को आपस में जोड़ती है। बहुत प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स होते हैं। मड फ्लैट्स कीचड़ वाले फ्लैट एरियाज होते हैं जो लो टाइड के समय एक्सपोज हो जाते हैं, और सॉल्ट मार्शेस तटीय वेटलैंड्स होते हैं जो फाइन सेडिमेंट्स के जमाव से बनते हैं। सोर्स में एक बहुत महत्वपूर्ण बॉक्स आइटम दिया गया है जो इस्थमस और स्ट्रेट के बीच और गल्फ और बे के बीच के अंतर को समझाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। What's fascinating here is ये शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, पर भूगोल में इनका क्लियर डिस्टिंक्शन है। इस्थमस जमीन की एक नैरो स्ट्रिप होती है जो दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ती है और दो बड़े वाटर बॉडीज को अलग करती है। जैसे इस्थमस ऑफ पैनामा, बिल्कुल, वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। इसके ऑपोजिट स्ट्रेट पानी का एक नैरो नेचुरल वाटरवे है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ता है और दो लैंड मासेस को अलग करता है, जैसे पाल्क स्ट्रेट जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और गल्फ और बे में क्या फर्क है? दोनों ही तो कोस्ट लाइन पर वाटर फॉर्मेशंस हैं। मुख्य अंतर साइज और डिग्री ऑफ इंक्लोजर का है। आमतौर पे गल्फ बहुत बड़े, गहरे और ज्यादा ओपन होते हैं, जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको। वहीं बे आकार में छोटे, शैलोअर होते हैं और उनका एंट्रेंस गल्फ की तुलना में नैरोअर हो सकता है, जैसे बे ऑफ बंगाल। हालांकि ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? पानी तटों को कैसे शेप देता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन उन जगहों का क्या जहाँ पानी की भारी कमी है? मेरा मतलब है हॉट डेजर्ट्स, वहां जमीन को कौन आकार देता है? वहां मुख्य आर्टिस्ट है हवा, यानी विंड। गर्म रेगिस्तानों में हवा इरोजन का सबसे बड़ा एजेंट है। सोर्स दो मुख्य प्रोसेसेस के बारे में बताता है। पहली है डिफ्लेशन, जिसका मतलब है उड़ा ले जाना। हवा लूज सैंड और डस्ट पार्टिकल्स को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाती है। और दूसरी प्रक्रिया? दूसरी प्रक्रिया है इम्पैक्ट, जिसे विंड एब्रेशन भी कह सकते हैं। इसमें हवा अपने साथ उड़ रहे रेत के कणों से चट्टानों पर प्रहार करती है, ठीक एक सैंड ब्लास्टिंग मशीन की तरह, और उन्हें तराशती है। सोर्स में 5 अलग-अलग तरह के डेजर्ट लैंडस्केप्स का जिक्र है। ये कौन-कौन से हैं? हाँ, रेगिस्तान का मतलब सिर्फ रेत के टीले नहीं होता। पहला है हमादा, यानी रॉकी डेजर्ट। यहाँ हवा सारी रेत उड़ा ले जाती है और सिर्फ बैरन रॉकी सरफेस बचती है। दूसरा है रेग, यानी स्टोनी डेजर्ट, जहाँ जमीन पर एंगुलर पेबल्स और बोल्डर्स बिखरे होते हैं। तीसरा है अर्ग या सैंडी डेजर्ट, जिसे हम आमतौर पर रेगिस्तान समझते हैं, जहाँ रेत के विशाल समुद्र होते हैं। और बाकी दो? चौथा, सोर्स में बारकंड का जिक्र एक लैंडस्केप के तौर पर है, जहाँ कभी कभी होने वाली बारिश से घाटियां और नाले बन जाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बैडलैंड्स के ज्यादा करीब लगता है, जबकि बार्चन खुद एक तरह का सैंड ड्यून है। और पांचवा है माउंटेन डेजर्ट्स, जो ऊंचे पठारों और पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। तो अब रेगिस्तान में हवा के कटाव से बनने वाली आकृतियों यानी डेजर्ट इरोजनल लैंडफॉर्म्स पर आते हैं। पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेन से शुरू करते हैं। पेडिमेंट्स पहाड़ों के बेस पर मौजूद जेंटली स्लोपिंग रॉकी सर्फेसेस होती हैं। ये स्ट्रीम्स और शीट फ्लडिंग के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। समय के साथ पहाड़ कटते और पीछे हटते जाते हैं और पीछे इंसलबर्ग्स जैसी आइसोलेटेड हिल्स छोड़ जाते हैं। और पेडिप्लेन? जब एक बहुत बड़ा हाई रिलीफ डेजर्ट एरिया कटकर लगभग एक फीचरलेस प्लेन बन जाता है तो उसे पेडिप्लेन कहते हैं। नेक्स्ट है ज़ॉइगिन और यार्डाडेंस। इनके नाम तो बड़े अजीब हैं, इनकी बनावट भी वैसी होगी। हाँ, और इनकी बनावट के पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। इन्हें ऐसे समझिए, अगर चट्टानों की परतें एक केक की तरह हॉरिजॉन्टल हों, मतलब हार्ड लेयर ऊपर और सॉफ्ट लेयर नीचे, तो हवा सॉफ्ट लेयर को तेजी से काट देती है। अच्छा। इससे ऊपर की हार्ड रॉक एक मशरूम या मेज की तरह खड़ी रह जाती है। इसे ज़ाइगोन कहते हैं। और यार्डैंग्स में? लेकिन अगर चट्टानों की परतें वर्टिकल हों और हवा की डायरेक्शन के पैरेलल हों, तो हवा सॉफ्ट रॉक वाली परतों को उड़ा ले जाती है और हार्ड रॉक की परतें लंबी लंबी रिजेस के रूप में खड़ी रह जाती हैं। इन्हें यार्डैंग्स कहते हैं। वाह, क्या शानदार एनालॉजी है। और भी कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे प्लायाज, मेसाज एंड ब्यूट्स और इंसलबर्ग? बिल्कुल। प्लायाज रेगिस्तानी बेसिन के सबसे निचले हिस्से में बनी शैलो लेक्स होती हैं, जहां बारिश का पानी जमा होता है, लेकिन हाई इवेपोरेशन के कारण जल्दी सूख जाता है और पीछे सॉल्ट डिपॉजिट्स छोड़ जाता है। और मेसाज एंड ब्यूट्स? मेसाज एंड ब्यूट्स फ्लैट टॉप्ड हिल्स हैं। मेसा, जो स्पेनिश में टेबल होता है, एक बड़ी पहाड़ी होती है और जब इरोजन से वो छोटी हो जाती है तो उसे ब्यूट कहते हैं। इंसलबर्ग, जो जर्मन में आइलैंड माउंटेन होता है, एक फ्लैट प्लेन के बीच में अचानक उठी हुई एक अकेली डोम शेप्ड रॉकी हिल होती है। ओके, लेट्स अनपैक वन मोर। मशरूम रॉक्स और बैडलैंड्स। मशरूम रॉक्स या पेडेस्ट्रल रॉक्स ज़ोइगन का ही एक रूप है। इनमें हवा चट्टान के निचले हिस्से को ज्यादा काटती है, क्योंकि रेत के भारी कण ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते। इससे चट्टान का बेस संकरा और टॉप चौड़ा रह जाता है, जो एक मशरूम जैसा दिखता है। और बैडलैंड? बैडलैंड एक ऐसी इरोडेड टोपोग्राफी है जहां पानी के तेज बहाव ने सॉफ्ट रॉक्स को काटकर गहरी खाइयां और गलीज बना दी हैं। भारत में चंबल के बीहड़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फाइनली, हवा के जमाव से बनने वाली आकृतियां, डेजर्ट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। यहाँ पर सैंड ड्यून्स की बात हो रही है। हाँ, हवा जो रेत उड़ाती है उसे कहीं तो जमा करेगी। जब हवा के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो रेत जमा होने लगती है और सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले बनते हैं। इनके कई टाइप्स हैं।
जैसे बार्चन्स? हाँ, बार्चन्स सबसे प्रसिद्ध हैं। ये क्रेसेंट शेप ड्यून्स होते हैं, जिनके विंग्स हवा की डायरेक्शन में आगे की ओर होते हैं। पैराबोलिक ड्यून्स इसके उल्टे होते हैं, यू शेप के, और ये वहां बनते हैं जहां थोड़ी बहुत वेजिटेशन होती है। और सेफ, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ड्यून्स? सेफ एक लंबा तलवार जैसा टीला है जो बार्चिन का ही एक रूप है, जिसमें सिर्फ एक विंग डेवलप होता है। लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स हवा के डायरेक्शन के पैरेलल बनी लंबी लंबी रेत की रिजेस होती हैं, और ट्रांसवर्स ड्यून्स हवा के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी आड़े बनते हैं। और इस सूची में आखिरी नाम है बजाडास का। पहाड़ों के बेस पर जब बरसाती नदियां अपने साथ लाया मलबा जमा करती हैं तो पंखे के आकार के अलूवियल फैंस बनते हैं, और जब कई सारे अलूवियल फैंस आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो एक लंबा जेंटली स्लोपिंग प्लेन बनता है जिसे बाजादा कहते हैं। ये पेडिमेंट्स और प्लायास के बीच स्थित होता है। सोर्स में एक PW+ बॉक्स भी है जो ग्लेशियल आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट GIA के बारे में बताता है। ये तटीय और रेगिस्तानी भूआकृतियों से कैसे जुड़ा है? ये सीधे तौर पर नहीं, पर जमीन और समुद्र के लेवल के बदलाव की बड़ी कहानी का एक अहम हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए, एक नरम गद्दे पर एक भारी किताब रखिए, गद्दा नीचे धंस जाएगा। हाँ। ठीक है, ये किताब है लाखों टन वजनी आइस शीट और गद्दा है पृथ्वी का क्रस्ट। जब वो किताब यानी बर्फ पिघल जाती है तो गद्दा यानी क्रस्ट धीरे धीरे अपनी असली जगह पर वापस ऊपर उठता है। इसी प्रक्रिया को ग्लेशियल आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट कहते हैं। इसका मतलब जमीन भी स्टेबल नहीं है, वो ऊपर नीचे हो सकती है। बिल्कुल। जिन जगहों पर पिछले आइस एज में मोटी बर्फ की चादरें थीं, जैसे स्कैंडिनेविया और कनाडा, वहां आज भी जमीन हर साल कई मिलीमीटर ऊपर उठ रही है। इस प्रक्रिया से रेस्ड बीचेस बन सकते हैं और पूरी की पूरी कोस्टलाइन का मैप बदल सकता है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? हमने देखा कि पानी और हवा, ये दो ताकतें पृथ्वी की सतह पर लगातार कैसे एक मूर्तिकार की तरह काम करती हैं, कहीं काटती हैं तो कहीं कुछ नया बनाती हैं। ये प्रक्रियाएं करोड़ों सालों से चल रही हैं। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल्स बढ़ रहे हैं और डेजर्टिफिकेशन फैल रहा है। ऐसे में भविष्य में ये लैंडफॉर्म्स कितनी तेजी से बदलेंगे और इसका हमारे कोस्टल सिटीज, पोर्ट्स और रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले समुदायों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा?